हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है, उसके यहाँ पर हम पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज पार्ट 5 को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट एंड नोट्स अ पॉजिटिव रोमबर्ग्स टेस्ट। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट उसको देखने को मिलता है। द नर्स मेक्स दिस डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन विच ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसने पूछा है, क्लाइंट आया, पेशेंट आया, उसके ऊपर नर्स ने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जो हम रूटीन असेसमेंट करते हैं उसके अंदर, और उनको पॉजिटिव मिला रोमबर्स टेस्ट। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा उनको क्यों लगा कि पॉजिटिव है रोमबर्ग टेस्ट। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला, एन इनवॉलेंट्री रिदमिक रैपिड ट्विचिंग ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स की ट्विचिंग हो रही है रैपिड। अ डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ द अदर टोज, जो आपका ग्रेट टो है यानी कि जो पैर का अंगूठा होता है वो पीछे की तरफ जा रहा है और बाकी जो उंगलियां हैं वो सामने की तरफ निकल के आ रही हैं। इसके अलावा तीसरा है, अ सिग्निफिकेंट स्वे व्हेन द क्लाइंट स्टैंड्स इरेक्ट विद फीट टुगेदर, आर्म्स एट द साइड एंड द आइज क्लोज्ड, यानी कि जब क्लाइंट को सीधा खड़ा किया, उसके दोनों पैरों को एक साथ जोड़ करके उसके हाथों को पैरों के साइड में रख के और आंखों को बंद करके, तो क्लाइंट से सीधा खड़ा होने में मुश्किल हो रही है। सिग्निफिकेंट स्वे का मतलब है उसको एक तरफ गिर रहा है या एक तरफ झुक रहा है, इस तरीके से आप उसको मान सकते हैं, यानी कि अच्छे से बैलेंस नहीं बना पा रहा। चौथा, अ लैक ऑफ नॉर्मल सेंस ऑफ पोजीशन व्हेन द क्लाइंट इज अनएबल टू रिटर्न एक्सटेंडेड फिंगर्स टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अ लैक ऑफ नॉर्मल सेंस ऑफ पोजीशन, यानी कि पोजीशन का सेंस उसको नहीं है, जहाँ पे द क्लाइंट इज अनेबल टू रिटर्न एक्सटेंडेड फिंगर्स टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से, एप्लीकेशन से बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलग अलग तरीकों से सेम एप्लीकेशन को पूछ लिया जाता है। ईजी सा है, रोमबर्ग टेस्ट आपको याद रखना है क्या होता है, और फिर देखते हैं। इसका आंसर चला जाएगा थर्ड, रोमबर्ग। अब इसका देखो आंसर यहाँ पे मार्क नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है वो देख लो। इन रोमबर्ग टेस्ट द क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टैंड विद द फीट टुगेदर, जो कि हमारे को थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अ सिग्निफिकेंट स्वे व्हेन द क्लाइंट स्टैंड्स इरेक्ट विद फीट टुगेदर, आर्म्स एट साइड एंड द आइज क्लोज्ड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रोमबर्ग टेस्ट के लिए पेशेंट को कैसे खड़ा किया जाता है। सीधा खड़ा करेंगे, पैर जुड़वा के, और जो हाथ है उनको साइड में रख के और आंखों को क्लोज करके उनको उसी पोजीशन में खड़े रहने को बोला जाता है। तो जो नॉर्मल होगा क्लाइंट वो क्या करेगा, क्लाइंट कैन मेंटेन दिस पोस्चर एंड बैलेंस। वो नॉर्मल क्लाइंट तो क्या करेगा, सीधा खड़ा रह पाएगा। लेकिन अ पॉजिटिव रोमबर्ग साइन, अब पॉजिटिव रोमबर्ग साइन की जो बात आ रही है वो क्या बोल रहा है, अ पॉजिटिव रोमबर्ग साइन इज अ vestibular neurological sign that is found when a client exhibits a loss of balance, important चीज़, when closing the eyes। वहाँ पे जो लिखा होता है ना स्वे, स्वे का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि उसको बैलेंस बनाने में जो है दिक्कत आ रही है, बैलेंस जो उसका सही से नहीं बन पा रहा है। दिस में ओकर विद सेरिब्रल एटेक्सिया, सेरिब्रल एटेक्सिया हो सकता है लॉस ऑफ प्रोप्रायोसेप्शन एंड लॉस ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर और भी देखने को मिल सकती है, एटेक्सिया देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन देखने को मिल सकता है। अब अगला बोल रहा है, अ लैक ऑफ नॉर्मल सेंस ऑफ पोजीशन कपल्ड विद एन इनएबिलिटी टू रिटर्न एक्सटेंडेड फिंगर्स टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अ फाइंडिंग दैट इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन के साथ में दिक्कत को बता रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। अ पॉजिटिव गेज निस्टैग्मस इवैल्यूएशन रिजल्ट इन एन इनवॉलेंटरी रिदमिक रैपिड ट्विचिंग ऑफ द आईबॉल। जो निस्टैग्मस इवैल्यूएशन वाला टेस्ट किया जाता है वो ट्विचिंग ऑफ आईबॉल को इन्वॉल्व करता है। वहाँ पे ये आईबॉल की ट्विचिंग आपको देखने को मिलती है। पेशेंट को साइड में लटा करके गर्म और ठंडा पानी डाल करके, वो अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं, वो हम एक साथ किसी क्लास में पढ़ लेंगे। पॉजिटिव बेबिंस्की टेस्ट लास्ट वाले क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था। बेबिंस्की टेस्ट के अंदर क्या होता है, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेटर टो एंड फैनिंग ऑफ द अदर टोज। तो ये इफ़ दिस ओकर्स, अगर ये 2 साल से बड़े के अंदर होता है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अस्थमा है पेशेंट को और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। तो विच टाइप ऑफ एडवेंटिशियस लंग साउंड, अब एडवेंटिशियस का क्या मतलब है, मतलब एडवेंटिशियस का आ जाएगा एक तरीके से खराब साउंड या नेगेटिव साउंड। वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर व्हेन परफॉर्मिंग अ रेस्पिरेटरी असेसमेंट ऑन दिस क्लाइंट। अस्थमा है तो कौन सी साउंड आएगी, बेसिक सा इतना पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर डिटेल काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, तो वो टाइम आपका थोड़ा सा वहाँ पे सेव करके चलना होता है। स्ट्राइडर, क्रैकल्स, वीजिस या फिर डिमिनिश साउंड आएगी। स्ट्राइडर आएंगे, क्रैकल्स आएंगे, वीजिस आएंगे, या फिर आवाज़ दबी हुई सी आएगी। तो इसका बहुत ही ईजी आंसर है। जब भी आपको ये साफ से लिख देते हैं इसको, अस्थमा सुनने को मिलता है तो वहाँ पे आप वीजिस कर सकते हैं, वीजिंग साउंड आती है वहाँ पर। सीटी बजने जैसी जिसको आवाज़ बोला जाता है
वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अस्थमा के अंदर आपको पता है कि जो एयरवे होता है वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, एयरवे का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, तो उसके अंदर से एक म्यूजिकल साउंड आती है जिसको हम वीजिंग साउंड बोल देते हैं। इसका आंसर सिंपल से चला जाएगा वीजिस। अब यहाँ पे अलग अलग साउंड का, सॉरी, यहाँ पे अलग अलग साउंड का मैंने दे रखा है, इसको हम पढ़ के एक बार देख लेते हैं। अब बाकी जो ऑप्शन थे ना उनको देखने की बात यहाँ पे करेंगे। स्ट्राइडर, क्रैकल्स वगैरह थे। पहले तो ये देख लो, रेल्स या क्रैकल्स, इस साउंड को क्या होता है? अ डिसकंटिन्यूड बबलिंग दैट में साउंड सिमिलर टू वेलक्रो बीइंग पुल्ड अपार्ट। रेल्स आर हर्ड ऑन इनहेलेशन एंड कैन बी फर्दर डिस्क्राइब्ड एज कोर्स, फाइन, मॉइस्ट और ड्राई। ये रेल्स की साउंड होती है। क्रैकलिंग साउंड जो कि बबलिंग साउंड आती है। रोंकाई क्या है? A continuous low pitched coarse rattling sound that can be heard on both inspiration and expiration, usually caused by blockage or secretion in the upper airway। तो रोंकाई कब सुनने को मिलेगी? जब ब्लॉकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। स्ट्राइडर क्या है? A continuous high pitched wheezing sound caused by disrupted airflow, sometimes described as sounding musical। ये भी म्यूजिकल की इन्होंने यहाँ पर बात कर दी। Mostly inspiratory but can occasionally be heard on exhalation, often caused by croup या फिर इन्फेक्शन और अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द एयरवे। स्ट्राइडर जैसे हमने बच्चों के अंदर सुना, इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब उनमें सुनने को मिलता है, निमोनिया वगैरह के अंदर हम देख सकते हैं। वीजिंग साउंड क्या है? हाई पिच एक्सपिरेटरी नॉइस दैट कैन ऑफन बी हर्ड विदाउट अ स्टेथोस्कोप। बिना स्टेथोस्कोप के भी सुना जा सकता है। कोज्ड बाय नैरोड एयरवेज एंड एसोसिएटेड विद कंडीशन सच एज एस्थमा एंड COPD। तो ये यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाती है। तो साउंड से क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद आप कर सकते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ, अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ डिस्निया, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड वीजिंग। सांस लेने में दिक्कत होना, जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होना यानी कि साइज छोटा हो जाना, एंड वीजिंग। Wheezes are described as high-pitched musical sounds heard when air passes through an obstructed or narrowed lumen of a respiratory passageway। आपको पहले ही बता दिया कि जो रेस्पिरेटरी एयरवे होता है उसका साइज डिक्रीज होने की वजह से हवा को निकलने में वहाँ से दिक्कत आती है, इस वजह से ये साउंड बनती है। स्ट्राइडर क्या बोल रहे हैं? स्ट्राइडर एक हार्श साउंड है, नोटेड व्हेन एन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑफन सिग्नल्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। स्ट्राइडर का यही मतलब होता है कि इमरजेंसी है। क्रैकल्स का क्या मतलब है? बुलबुले उठने की आवाज़ है। प्रोड्यूस बाय एयर पासिंग ओवर रिटेन्ड एयर सिक्रीशन, यानी कि जब मान लो ये एयर है, ठीक है, और ये वाटर है या फ्लूइड है या सिक्रीशन है, जब इसके ऊपर से एयर पास करेगी इसको टच करते हुए, तब क्रैकल जैसी साउंड आएगी। और फ्लूइड और द सडन ओपनिंग ऑफ अ कोलैप्स्ड एयरवे, एकदम से जब एल्वियोलाई वगैरह खुलते हैं तब भी ऐसी आवाज़ आ सकती है। डिमिनिश लंग साउंड्स आर हर्ड ओवर लंग टिश्यू वेयर पुअर ऑक्सीजन एक्सचेंजेस ऑकरिंग। तो इस तरीके से आपको ये अलग अलग साउंड्स का यहाँ पे मतलब यहाँ पर समझा दिया है। इनको एक तरीके से याद कर लेना, दोबारा इनको कभी भूलने का ना हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक नर्स के मतलब एक पेशेंट के अंदर सस्पेक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर असेसमेंट चल रही है। तो मेनिंजियल इरिटेशन के लिए पॉजिटिव वो ब्रुडिन्स्की साइन दिखाता है। मेनिंजियल इरिटेशन के अभी बता देता हूँ क्या होता है, पहले ये देख लो। उसके अंदर पॉजिटिव ब्रुडिन्स्की साइन आता है। दो साइन हम पढ़ते हैं, ब्रुडिन्स्की साइन आता है, एक आता है कर्निक साइन। ये दोनों ही मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजियल लेयर्स जो होती हैं ब्रेन की, उनका इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजियल इरिटेशन जो उसी के सिम्टम्स होते हैं, उसी के इफेक्ट्स होते हैं, तो जब वो शो होते हैं तब ये साइन को क्या बोलते हैं पेशेंट के अंदर असेसमेंट में लाया जाता है। विच फाइंडिंग डिड द नर्स ऑब्जर्व? तो नर्स को कैसे पता लगा कि ये पॉजिटिव ब्रुडिन्स्की साइन आया? पहला ऑप्शन कह रहा है द क्लाइंट रिजिडली एक्सटेंड्स द आर्म्स विद प्रोनेटेड फोर आर्म्स एंड प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ द फीट। क्लाइंट ने एकदम से हाथों को बाहर किया विद प्रोनेटेड फोर आर्म्स एंड प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ द फीट। द क्लाइंट फ्लेक्सेस अ लेग एट द हिप एंड नी एंड रिपोर्ट्स पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम व्हेन द लेग्स इज एक्सटेंडेड। तीसरा बोल रहा है द क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्सेस द हिप एंड नी इन रिस्पॉन्स टू नेक फ्लेक्शन एंड रिपोर्ट्स पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम। या फिर चौथा द क्लाइंट्स अपर आर्म्स आर फ्लेक्स्ड एंड हेल्ड टाइटली टू द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड। थोड़े से ऑप्शंस बड़े बड़े हैं लेकिन पढ़ के आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ब्रुडिन्स्की साइन आपको याद होना चाहिए और कर्निक साइन याद होना चाहिए, बाकी सभी ऑप्शन हम एलिमिनेट करते जाएंगे। इरेज कर देता हूँ, आपने अपना ऑप्शन देख लिया होगा। आंसर को देखते हैं सीधा। आंसर इसका चला जाएगा जब क्लाइंट के हम हिप्स को मोड़ते हैं और उसकी नी को मोड़ते हैं तो उसकी तरफ वजह से नेक के अंदर फ्लेक्शन आता है और वर्टिब्रल कॉलम में उसको पेन पता लगता है, तो ये क्या चला जाता है? ब्रुडिन्स्की साइन आपका चला जाता है।
ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहले ये देखो, कर्निक साइन क्या है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कर्निक साइन। इसका क्या किया, 90 डिग्री के ऊपर इसने नी को फ्लेक्स किया, हिप को भी 90 डिग्री फ्लेक्स किया, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, और ये अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नी हो गई 90 डिग्री पे। रेड से बना देता हूँ इसको, ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गई, और अगला 90 डिग्री यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं भी मान लो 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो जब इन दोनों को 90 डिग्री पे करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ द नी इज पेनफुल और लिमिटेड इन एक्सटेंशन। तो जब ये पैर को अब इसके आगे ऊपर लेके जाने की कोशिश की जाएगी, ये यूं, तो यहाँ पर पेन होगा। इस तरह करके पैर को ऐसे करके मोड़ रखा है, अब जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो पेन हो रहा है, ये हो गया कर्निक साइन। पुडिंस्की साइन एकदम सिंपल है, पैसिव फ्लेक्शन ऑफ द नेक, नेक को ऊपर उठाया तो हिप और नी के अंदर फ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पुडिंस्की साइन इज टेस्टेड विद द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजिशन, द नर्स फ्लेक्सेस द क्लाइंट्स हेड, जेंटली मूव्स द हेड टू द चेस्ट एंड देयर शुड बी नो रिपोर्ट ऑफ पेन और रेजिस्टेंस टू द नेक फ्लेक्शन। मतलब गर्दन मोड़ने पे कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, नेक पेन ही जो है यहाँ पर कि मेनिंजाइटिस का एक साइन देखने को मिल जाता है, बुडिंस्की साइन जिसको बोला जाता है। पॉजिटिव बुडिंस्की साइन कब होगा, अगर क्लाइंट उस रिस्पॉन्स के अंदर पैसिवली फ्लेक्सेस द हिप एंड नी इन रिस्पॉन्स टू नेक फ्लेक्शन एंड रिपोर्ट्स पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम। समझ रहे हो, गर्दन पकड़ के मोड़ी और यहाँ पे ये पैर अपने आप मुड़ गया और इसमें पेन आना शुरू हो गया, ये क्या हो गया आपका बुडिंस्की साइन। कर्निक साइन भी मेनिंजल इरिटेशन को टेस्ट करता है, और ये कब पॉजिटिव होता है, व्हेन द क्लाइंट फ्लेक्सेस द लेग्स एट द हिप एंड नी एंड कंप्लेन्स ऑफ पेन अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम व्हेन द लेग इज एक्सटेंडेड। इस तरीके से पैर को मोड़ा जाता है, लेकिन जब पैर को एक्सटेंशन की तरफ लेके जाते हैं तो वो पेन को बताता है। उसके बाद में और ऑप्शंस क्या थे, वो सारे डीकोर्टिकेशन के थे। डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग इज एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड इज नोटेड व्हेन द क्लाइंट्स अपर आर्म्स आर फ्लेक्स्ड एंड हेल्ड टाइटली टू द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड। एक बार डीकोर्टिकेट आप देख लेना, इस तरीके से जब पेशेंट मान लो ये लेटा हुआ है, ये हाथ इसके इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग, एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अपर आर्म फ्लेक्स्ड है एंड हेल्ड टाइटली टू द साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एंड इंटरनल, एक डिसेरिब्रेट पोजीशन आ जाती है, इसमें भी एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो गया। ओकर्स व्हेन द आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, फोर आर्म्स प्रोनेटेड, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्स्ड, जोज क्लेंच्ड, नेक एक्सटेंडेड एंड फीट प्लांटर फ्लेक्स्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग पोजीशंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कर्निक साइन और बुडिंस्की साइन मेन यहाँ पर बताने का मेन इसका पर्पस था, ठीक है। ये आपकी डी सेरिब्रेट हो गई और ये आपकी यहाँ पर डी कॉर्टिकेट हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट ऑन हाउ टू परफॉर्म अ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए उसको एजुकेट कर रहे हैं। द नर्स वुड एक्सप्लेन दैट विच इज़ द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म दिस एग्जाम। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, आफ्टर अ बाथ और शावर, वाइल स्टैंडिंग टू वॉइड, आफ्टर हैविंग अ बाउल मूवमेंट, वाइल लाइंग इन द बेड बिफोर अराइजिंग। उठने से पहले, बेड में लेटे टाइम, स्टूल पास करते टाइम, खड़े होके जब यूरिन कर रहे हो उस टाइम, या फिर नहाने के या शावर के बाद में। तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन बेस्ट टाइम जो रहता है वो रहता है आफ्टर बाथ और शावर। क्यों किया जाता है, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए किया जाता है। कोई लंप या मास कोई फील करने के लिए स्क्रोटम के अंदर इसको हम करते हैं। द नर्स नीड टू टीच द क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म अ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा सेम डे ईच मंथ, यानी कि मान लो 1 तारीख डिसाइड कर ली, 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा है तो अगले महीने भी 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरह चलेगा। द नर्स नीड्स टू ऑल्सो इंस्ट्रक्ट दैट द क्लाइंट दैट द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म अ TSE इज आफ्टर अ शावर और बाथ व्हेन द हैंड्स आर वार्म एंड सोपी एंड द स्क्रोटम इज वार्म, ठीक है। इस टाइम ये बेस्ट रहता है। पैल्पिटेशन इज ईजियर एंड द क्लाइंट विल बी बेटर एबल टू आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटीज। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इस समय पैल्पिटेशन ईजियर है और अच्छे से उसको पता लग जाएगा। द क्लाइंट वुड स्टैंड टू परफॉर्म द एग्जाम बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द एग्जाम वाइल वॉइडिंग। यूरिन करते टाइम मुश्किल हो जाएगा। हैविंग अ बाउल मूवमेंट इज अनरिलेटेड टू परफॉर्म अ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। द नर्स रिसीव्स अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। यहाँ से उनको कॉल आती है कि एक पेशेंट आपके पास आने वाला है, आपके तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है।
नर्स प्लान टू टेक विच एक्शन ऑन द फर्स्ट अराइवल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के आते ही आपको उसमें प्रायोरिटी पे क्या चेक करना है? एसेस द पेटेंसी ऑफ द एयरवे, एयरवे की पेटेंसी चेक करनी है। चेक ट्यूब्स और ड्रेन फॉर पेटेंसी, जिस चीज़ की सर्जरी हुई है वो वाली ट्यूब्स यहाँ पे चेक करनी है। चेक द ड्रेसिंग टू असेस फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए ड्रेसिंग चेक करनी है। असेस द वाइटल साइंस टू कंपेयर विद प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट, जो प्री ऑप साइन थे उसके प्री ऑप उसके बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब थे, ये सब आपको पहले चेक करना है। तो क्या चेक करना है यहाँ पे? सबसे पहले ऑपरेट हो गया पेशेंट, एनेस्थीसिया यूनिट वालों का फ़ोन आया कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ओटी से फ़ोन आया शिफ्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले आपको रिसीविंग के टाइम पे क्या चेक करना है? एयरवे, ट्यूब्स की ड्रेन की ड्रेनेज ट्यूब्स की पेटेंसी, ब्लीडिंग के लिए चेक करना, या फिर उसके पल्स को चेक करना। बहुत ईजी है, सीधा से इसका आंसर अगर आप यही सोच रहे हो तो यही सही आंसर है, असेस द पेटेंसी ऑफ द एयरवे। ईजी क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख लो। ये ग्रीन में डालना भूल गया, रेडी रह गया यहाँ पे, पर कोई नहीं। द फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स इज टू असेस द पेटेंसी ऑफ द एयरवे एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। सबसे पहले आर से हम ये ब्रीथिंग चेक कर लेंगे। इफ द एयरवे इज नॉट पेटेंट द नर्स मस्ट टेक इमीडिएट मेजर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद में वाइटल साइंस आते हैं। सबसे पहले तो क्या आ गया? उसका ब्रीथिंग पैटर्न आ गया, उसके बाद में आगे के वाइटल्स आ जाएंगे, उसके बाद में जो ऑपरेट हुआ है वो ड्रेसिंग आ जाएगी यहाँ पर, और लास्ट में क्या आप ड्रेन्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। द अदर एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर अ पेटेंट एयरवे हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? आपको पेटेंट एयरवे एस्टैब्लिश करना है, फिर वाइटल्स चेक करने हैं, फिर ड्रेसिंग और ड्रेन्स इस तरीके से चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पुरानी वीडियोस है उन पे भी अपने कमेंट्स वगैरह शेयर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।